Hello students, in last part of the class I explained about the importance of zoology. तो लास्ट जो पार्ट थी क्लास का उसमें मैंने आपको जूलॉजी की जो इम्पोर्टेंस है उसके बारे में एक्सप्लेन किया था और जूलॉजी की जो इम्पोर्टेंस है उसको समझने के लिए हमने क्या 7 पॉइंट डिस्कस किए थे। तो 7 में से मैंने आपको 3 पॉइंट आपको एक्सप्लेन कर दिए थे। फर्स्ट पॉइंट था ह्यूमन हेल्थ, दूसरा एग्रीकल्चर में जूलॉजी की क्या इंपॉर्टेंस है और तीसरी इंडस्ट्री में क्या जूलॉजी की क्या इंपॉर्टेंस है। तो ये 3 पॉइंट जो थे वो हमने क्या डिस्कस कर लिए थे। अब 4th पॉइंट है इंपॉर्टेंस ऑफ जूलॉजी का कंजर्वेशन ऑफ एनिमल्स, यानी एनिमल्स को कंजर्व करने में जूलॉजी की क्या इंपॉर्टेंस है वो हम इस पॉइंट में स्टडी करेंगे। The study of zoology help us to conserve those animals who are at the state of extinction. यानी जूलॉजी की स्टडी से हम ये मतलब जूलॉजी की स्टडी है उससे हमें ये हेल्प मिलती है कि कौन सी एनिमल्स जो है या किस एनिमल की स्पीसीज है वो क्या है अभी एक्सटिंक्शन की स्टेज में है। एक्सटिंक्शन मतलब उनके लुप्त होने की स्टेज है। यानी जूलॉजी की स्टडी जो है उससे ये मतलब हेल्प मिलती है कि हम ये आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि कौन से पर्टिकुलर एनिमल की जो स्पीसीज है वो क्या अभी लुप्त होने वाली है। These endangered animals are being conserved in national parks and bird sanctuaries. उसके बाद क्या करते हैं जो भी एक्सटिंक्शन टाइप के जो एनिमल्स है जो क्या है लुप्त होने वाले हैं उन एनिमल्स को कंजर्व किया जाता है। कैसे? नेशनल पार्क और बर्ड सेंचुरीज है जिसमें जो बर्ड एक्सटिंक्ट होने वाले हैं लुप्त होने वाले हैं उनको कंजर्व करने के लिए क्या है बर्ड सेंचुरी बनाई जाती है और एनिमल्स जो होते हैं उनको कंजर्व करने के लिए क्या करते हैं नेशनल पार्क्स बनाते हैं। तो कई सारे एनिमल्स हैं जो क्या लुप्त हो चुके हैं। अब उनको जो लुप्त हो चुके हैं उनका तो कोई मतलब सिस्टम नहीं हो सकता कि उनको वापस क्या डेवलप कर सके, बट जो ऐसे एनिमल्स जो क्या लुप्त होने वाले हैं जिनकी क्वांटिटी जो है अब कोई बहुत कम बची हुई है उन एनिमल्स को क्या कंजर्व कर सकते हैं इसके द्वारा नेशनल पार्क बना के। और जो बर्ड्स है जो लुप्त होने वाले हैं तो उनको भी क्या कंजर्व कर सकते हैं बर्ड सेंचुरी बनाकर। नेक्स्ट है फिफ्थ इंपॉर्टेंस इन इकोलॉजिकल बैलेंस, यानी जूलॉजी की स्टडी में हम इकोलॉजिकल बैलेंस के बारे में क्या समझ सकते हैं। The study of interrelationship between living system and environment is made through zoology. यानी जूलॉजी के हेल्प से हम जो लिविंग ऑर्गेनिज्म और जो उनका एनवायरनमेंट है जहां पर वो रहते हैं उनके बीच जो इंटररिलेशनशिप होती है उसकी क्या प्रॉपर स्टडी कर सकते हैं। यानी हम ये देख सकते हैं कि किस तरह क्लाइमेट में किस तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलते हैं। जैसे जो ठंडे इलाके होते हैं वहां पर क्या है अलग अडेप्टेशन वाले एनिमल्स मिलते हैं। जो हॉट और ड्राई क्लाइमेट है वहां पर क्या अलग टाइप के आते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलते हैं। तो जूलॉजी की स्टडी से हम क्या जो इंटररिलेशनशिप होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म और उनके एनवायरनमेंट के बीच में उनकी प्रॉपर स्टडी कर सकते हैं। There exists a special coordination and relationship between animals and environment. So all animals develop adaptation with their environment. यानी क्या होता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो किसी पर्टिकुलर एरिया में मिलते हैं उन लिविंग ऑर्गेनिज्म का उनके एनवायरनमेंट के साथ क्या एक रिलेशन होता है। यानी उनकी बॉडी में जो एनवायरनमेंट जैसा होता है उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग क्या उनकी अंदर क्या एडेप्टेशंस क्या डेवलप हो जाते हैं जिससे क्या होता है उन एडेप्टेशंस क्या होता है वो उस एनवायरनमेंट में क्या सर्वाइव कर सकते हैं। जैसे पोलार बियर है जो क्या है जो बर्फीला जो इलाके होते हैं वहां मिलते हैं तो इनकी बॉडी क्या होती है व्हाइटिश होती है क्योंकि उनके जो फर होते हैं वो क्या व्हाइट होते हैं। इससे क्या होता है वो एनिमल्स जो होते हैं उनको दिख नहीं पाते हैं। इसके अलावा जो उनमें ऐसे कई एडेप्टेशंस भी होते हैं जिससे क्या होता है जो इतने कोल्ड क्लाइमेट के अंदर भी क्या है उनकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। इसमें उनकी जो बॉडी होती है उस वो क्या है हार्ड कवरिंग की बनी रहती है। उनकी बॉडी में जो स्किन होती है वो हार्ड कवरिंग होती है जिससे उनकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। इससे क्या है
हर क्लाइमेट के अंदर जो ऑर्गेनिज्म मिलते हैं वो उन ऑर्गेनिज्म में उस क्लाइमेट के अकॉर्डिंग क्या अडेप्टेशंस का डेवलप हो जाते हैं। अब 6 पॉइंट है इन एनिमल हस्बेंड्री। तो एनिमल हस्बेंड्री में जूलॉजी क्या इंपॉर्टेंस है वो स्टडी करते हैं किस पॉइंट में, 6 पॉइंट में। बेनिफिशियल एनिमल्स आर डोमेस्टिकेटेड एंड यूज्ड फॉर ह्यूमन वेलफेयर। जो बेनिफिशियल जो ह्यूमन के लिए जो एनिमल्स बेनिफिशियल होते हैं उन्हें डोमेस्टिकेट किया जाता है, इनको पालते हैं एंड यूज फॉर ह्यूमन वेलफेयर फ्रॉम एंशिएंट टाइम सच एज काउ, हॉर्स, बफेलो, गोट। तो और भी अदर एनिमल्स है जिनको क्या डोमेस्टिकेट किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो एनिमल्स होते हैं वो क्या है ह्यूमन के लिए क्या है बेनिफिशियल होते हैं। तो किस तरह से उनको क्या है हमें रखना है, क्या उनके लिए एनवायरनमेंट होना चाहिए, क्या उनको हम फूड प्रोवाइड करें और किस प्रकार हमें उनको प्रोटेक्शन दें। तो ये सब हमें नॉलेज होता है किससे, जूलॉजी की प्रॉपर स्टडी से। जूलॉजी में इन एनिमल्स के बारे में हर चीज क्या है मेंशन की भी रहती है कि जो काउस है, हॉर्स है, बफेलो, गोट और भी कई डोमेस्टिक एनिमल्स है, उन एनिमल्स को किस तरह का फूड प्रोडक्ट उनको देना है, क्या उनके रहने का क्लाइमेट होना चाहिए, जहाँ शेल्टर बनाते हैं उनका वो किस तरह का होना चाहिए और किस सीजन में उनको क्या हमें डाइट लेनी चाहिए। ये सब चीजें हम क्या जूलॉजी की स्टडी जो हेल्प होती है उसी से हम पता करते हैं। तो जो डोमेस्टिक एनिमल्स है उनको प्रॉपर डोमेस्टिक करने में क्या जूलॉजी में हेल्प देती है। जूलॉजी एनेबल अस टू मोर इफेक्टिव केयर ऑफ दी डोमेस्टिक एनिमल। तो जूलॉजी की विजन क्या है, अच्छी तरह से इनकी हम देखभाल कर सकते हैं ताकि इनकी प्रोडक्टिविटी जो है हमारे लिए क्या है बेटर रहे और हम ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में क्या है हम इनसे प्रोडक्ट ऑब्टेन कर सके। तो जो जूलॉजी है वो एनिमल हस्बेंड्री में क्या है इसका जो जूलॉजी है प्रॉपर इंपॉर्टेंस होता है। इसके अलावा जूलॉजी की स्टडी से क्या है हम कई तरह के जो डोमेस्टिक एनिमल्स है उनमें बहुत सारी जो ब्रीड है वो तैयार कर चुके हैं। जैसे काउस है तो काउस की क्या है बहुत सारी ब्रीड हम तैयार कर चुके हैं जिससे क्या है उनकी मिल्क का प्रोडक्शन ज्यादा होता है। इसके अलावा जो अच्छी जो ब्रीड होती है वो क्या है किसी तरह के एनवायरनमेंट में क्या है सर्वाइव कर पाती है। तो ये सब जो पॉसिबिलिटी बनी है वो जूलॉजी की स्टडी से बनी है। फिर 7 पॉइंट है इन रिमूवल ऑफ सुपरस्टिशंस। तो कई तरह के पहले क्या है सुपरस्टिशंस थे कि भाई ये पर्टिकुलर एनिमल ये इस पर्टिकुलर एनिमल से ये होता है, इस पर्टिकुलर एनिमल से ये होता है। तो कई तरह के जो पहले अंधविश्वास क्या थे प्रेजेंट थे। तो जूलॉजी की स्टडी से क्या है ये भी क्या है दूर हो चुके हैं। मेनी सुपरस्टिशंस बिलीव्स एंड मिसकंसेप्शंस अबाउट द ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट। बहुत सारे जो अंधविश्वास और क्या है गलत धारणाएं क्या है जो एनिमल्स है उनके प्रति हमारे अभी भी कुछ चीजें ऐसी है जो क्या है जो लोगों के बीच में क्या है कि किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के से रिलेटेड क्या है ये धारणाएं बनी हुई है। द स्टडी ऑफ जूलॉजी हेल्प्स इन रिमूविंग दीज वर्च्यूज फ्रॉम द जनरल पब्लिक एंड सोसाइटी। बट जूलॉजी के हेल्प से क्या है ये जो सुपरस्टिशंस और जो गलत धारणाएं हैं किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को लेकर क्या है रिमूव हो चुकी है या धीरे धीरे क्या ये रिमूव हो रही है। तो इस तरह से क्या है जूलॉजी का जो इम्पोर्टेंस है उसका क्या है वाइड एरिया होता है और जो ह्यूमन जो लाइफ होती है उसमें क्या है जूलॉजी का क्या है एक ज्यादा बेटर क्या होता है इम्पोर्टेंस रहती है। तो इस तरह से क्या है जूलॉजी की जो इम्पोर्टेंस में हमने 7 पॉइंट डिस्कस किए हैं और इन 7 पॉइंट को मैंने आपको वन बाय वन क्या है एक्सप्लेन किया है। अब कुछ बायोलॉजिस्ट्स हैं जो हमारे इंडिया के अंदर क्या है जूलॉजी को आगे बढ़ाने में क्या उनका बेटर कंट्रीब्यूशन है उसके बारे में स्टडी करेंगे। अब इंपॉर्टेंस ऑफ जूलॉजी के बाद में जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है वो है मेन बायोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया। इंडिया के कुछ बायोलॉजिस्ट हुए उनका क्या अलग अलग जो बायोलॉजिस्ट है उनका अलग अलग क्या कंट्रीब्यूशन था। तो 4 बायोलॉजिस्ट के बारे में यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फर्स्ट मिस्टर सलीम अली, सेकंड डॉक्टर लालजी सिंह, थर्ड प्रोफेसर एम डिजाइन और फोर्थ एम केशव पनिकर। तो ये 4
बायोलॉजिस्ट थे इंडिया में जिनका क्या है अलग अलग सेक्टर में अलग अलग कॉन्ट्रीब्यूशन है। सबसे पहले है डॉक्टर सलीम अली। डॉक्टर सलीम वाज ए ग्रेट इंडियन ऑर्निथोलॉजिस्ट एंड नेचुरलिस्ट। जो डॉक्टर सलीम थे वो एक बहुत ही फेमस और बेटर जो ऑर्निथोलॉजिस्ट और क्या नेचुरलिस्ट थे। इन्हें बर्ड्स के बारे में इन्होंने क्या बहुत अच्छी तरह से स्टडी की थी। बर्ड्स की क्या हैबिट्स है, क्या उनका रिप्रोडक्टिव प्रोसेस रहती है, किस तरह से क्या करते हैं, वो जो अपना फूड है वो किस तरह से इंटेक करते हैं। और नेचुरलिस्ट भी क्या है बहुत फेमस नेचुरलिस्ट थे। ही वाज नोन एज बर्ड मैन ऑफ इंडिया और इसी बेसिस पे उन्हें इंडिया का बर्ड मैन कहा जाता था। यानी उस टाइम पे क्या है भारत का जो बर्ड मैन है वो डॉक्टर सलीम अली को कहा जाता था। तो इनका जो मेन कॉन्ट्रीब्यूशन है वो क्या था, बर्ड से रिलेटेड और नेचर को किस तरह से प्रोटेक्ट किया जाए इससे रिलेटेड इनका बेटर कॉन्ट्रीब्यूशन था। ही वाज द फर्स्ट मैन हु मेड सर्वे ऑफ बर्ड्स इन सीरीज ऑफ सीक्वेंसेस। यानी सलीम अली ऐसे फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने जो बर्ड्स के जो स्टडी है वो बिल्कुल सीरीज वाइज में स्टडी की थी कि किस तरह से क्या है बर्ड्स जो होते हैं वो अपनी जो लाइफ साइकिल है वो क्या करते हैं अब सर्वाइव करते हैं, क्या क्या इनमें एडेप्टेशंस होते हैं जो क्या अलग अलग एनवायरनमेंट में वो इजीली क्या सर्वाइव कर सकते हैं। तो इनके बारे में क्या डॉक्टर सलीम ने बेटर तरह से एक्सप्लेन किया था। सेकंड है मिस्टर लालजी सिंह। ही वाज द डायरेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। यानी डॉक्टर लालजी सिंह जो थे वो क्या है सेल और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के क्या थे डायरेक्टर थे। He made an outstanding contribution in development of DNA fingerprinting technique in India। यानी लालजी सिंह ने क्या है जो DNA फिंगरप्रिंटिंग की जो टेक्निक थी वो क्या है डेवलप की थी और इसको डेवलप करने में इनका क्या मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन था। थर्ड है प्रोफेसर एम विजायन। तो प्रोफेसर एम विजायन का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था, ही इज द ऑनरेरी प्रोफेसर ऑफ मॉलिक्यूलर बायोफिजिक्स डिपार्टमेंट। यानी मिस्टर जो प्रोफेसर एम विजायन थे वो क्या थे जो मॉलिक्यूलर बायोफिजिक्स डिपार्टमेंट के क्या थे डायरेक्टर थे। ही contributed significantly to the structure and properties of lectins। यानी इन्होंने क्या है अपना जो कंट्रीब्यूशन दिया था वो किसमें दिया, इन्होंने जो लैक्टिन्स की जो स्ट्रक्चर है और प्रॉपर्टीज है उसके बारे में एक्सप्लेन किया था। तो मिस्टर एम विजायन जो है वो उनका जो मेन कंट्रीब्यूशन था वो किसमें था, जो लैक्टिन की जो स्ट्रक्चर है और प्रॉपर्टी को देने में क्या मेन कंट्रीब्यूशन था। फोर्थ है एन केशव पनिकर। एन केशव पनिकर जी का क्या रोल था, ही वाज इंडियन जूलॉजिस्ट who act as an advisor of Central Marine Research Institute and also served as advisor of Indian government for species development। तो जो एन केशव पनिकर थे वो क्या थे इंडियन जूलॉजिस्ट थे who act as an advisor, जो एडवाइजर के रूप में काम किया था सेंट्रल मरीन रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंदर। यानी सेंट्रल मरीन रिसर्च इंस्टीट्यूट में एज डायरेक्टर एडवाइजर काम किया उन्होंने एंड आल्सो सर्व्स एज एडवाइजर ऑफ इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट के एडवाइजर के रूप में भी काम किया। किसके लिए, पीसीस को डेवलपमेंट करने के लिए कि किस तरह से क्या है पीसीस को डेवलप किया जाए। तो इस तरह से क्या है चार जो बायोलॉजिस्ट है उनका जो मेजर कंट्रीब्यूशन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है और चैप्टर 26 है वो आपका कंप्लीट हो चुका है और इस चैप्टर के जितने भी टॉपिक्स थे मैंने आपको क्लियरली एक्सप्लेन कर दिए हैं। आपको जो चैप्टर 26 जितने टॉपिक्स मैंने एक्सप्लेन किए आपको राइट डाउन करना है और नेक्स्ट जो पार्ट क्लास का होगा उसमें नया चैप्टर शुरू करेंगे। थैंक यू।